हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑन माय चैनल। एक बार फिर से आप सभी भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल एडुटॉप में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर आपको 91 दिखाई दे रहा है। तो ये सभी सबसे पहली बात, जितने भी बच्चे नए हैं उनको बता देती हूँ कि क्वेश्चन नंबर 90 तक हमने कवर कर लिया है। लघु उत्तरीय प्रश्न हमारे चल रहे हैं डीएलएड सेमेस्टर 2 राजन सीरीज़, जो कि बिल्कुल न्यू सीरीज़ है। और सब्जेक्ट है आपका पेपर 1 का वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि जितने भी बच्चे नए हैं सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आ जाइए सभी बच्चे, ताकि मैं क्लास को स्टार्ट कर सकूं। फटाफट से आ जाइए सभी। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, टैगोर के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य बताइए। अब जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं वो शिक्षा के क्या उद्देश्य बताते हैं, उनके अनुसार हम शिक्षा के उद्देश्यों को यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहली बात है कि जो टैगोर जी थे वो एक महान दार्शनिक ही नहीं थे, बल्कि एक उत्कृष्ट शिक्षा शास्त्री थे। उन्होंने शिक्षा के बहुत सारे उद्देश्य बताए हैं, जैसे कि छात्रों की बौद्धिक शक्ति का विकास करना, छात्रों के चरित्र का विकास करना, सार्वभौमिक नागरिकता का विकास, नैतिकता का विकास, आध्यात्मिकता का विकास, व्यक्ति और समाज का संबंध स्थापित करना, छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। तो इतने सारे उद्देश्य जो बताए वो टैगोर जी ने बताए हैं। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 92। रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ शिक्षा में अधिक उपयोगी हैं। तो जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं वो प्रकृतिवादी थे, नेचुरलिस्ट। उनका मानना था कि सीखने के लिए प्रकृति की जो गोद है वो सबसे उत्तम है। जहाँ बालक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयास करता है, उन्होंने निम्नलिखित शिक्षण विधियों को अपनाने पर बल दिया है। उन्होंने क्रिया द्वारा सीखने पर बल दिया, भ्रमण विधि से, प्रकृति के अनुसरण द्वारा, वाद विवाद के द्वारा और निरीक्षण द्वारा सीखने पर उन्होंने पूरी तरीके से बल दिया है। आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शांति निकेतन की स्थापना के पीछे टैगोर का क्या उद्देश्य था। अब देखिए जो टैगोर जी थे वो एक महान कवि थे, जो प्राचीन और पाश्चात्य संस्कृति का समन्वय स्थापित करना चाहते थे। विश्व कवि टैगोर की जो शिक्षा है, टैगोर जी की शिक्षा को अनोखी देन ये थी विश्व भारती की स्थापना 6 मई 1922 को रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन विश्वविद्यालय में विश्व भारती की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था प्राच्य और पाश्चात्य संस्कृत में समन्वय स्थापित करना। अब देखिए प्राच्य और पाश्चात्य क्या होता है। प्राच्य होता है हमारा जो भारतीय भाषाएं हैं, और पाश्चात्य है जो कि अंग्रेजी साहित्य या भाषाएं हैं, ठीक है। उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाने का काम इन्होंने किया था, और ये चाहते थे कि विश्व बंधुत्व की भावना का विकास हो, सभी जो है एक भाईचारे की तरह आपस में रहें, कोई भी भेदभाव ना हो। और इसीलिए टैगोर जी ने शांति निकेतन की स्थापना इसी उद्देश्य से की थी, ताकि इस भेदभाव को समाप्त वो कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीजू भाई के अनुसार शिक्षा का स्वरूप बताइए। अब देखिए जो गीजू भाई हैं उन्होंने बच्चों की शिक्षा में एक तरीके से क्रांति ला दी थी। वे शिक्षा के बाल केंद्रित स्वरूप को मानते थे। यह एक शैक्षिक उपागम है जिसमें बच्चे की स्वयं की रुचियाँ, पाठ्यक्रम और प्रक्रियाओं को निर्धारित करने में सार्थक भूमिका निभाती है। बालक पुस्तकों और विषय क्षेत्रों में एकमात्र सीखने की अपेक्षा अपने स्वयं के यथार्थ और मूर्त अनुभव की पुनर्रचना करके ज़्यादा सीखता है। बच्चों को अपने मूर्त अनुभवों के विकास का अवसर देना चाहिए और उसी के आधार पर उन्हें सीखना चाहिए। अब देखिए दो चीज़ होती हैं, मूर्त और अमूर्त। मूर्त क्या होता है, जो चीज़ हमें सामने से दिखाई दे रही है, जिसके बारे में हम जानते हैं। अमूर्त होता है एब्स्ट्रैक्ट, जो हमें दिखाई नहीं देता है, ठीक है। जैसे कि कोई क्या सोच रहा है, किसी की थिंकिंग है, रीजनिंग पावर है, ये चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन जो एक्टिविटी है, फिज़िकल एक्टिविटी, वो दिखाई देती है। तो इस तरह की चीज़ें क्या कहलाती हैं, मूर्त, और जो नहीं दिखाई देती वो क्या कहलाती है, अमूर्त। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीजू भाई के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बताइए। अब देखिए गीजू भाई ने शिक्षा के बहुत सारे उद्देश्य बताए। सबसे पहले तो छात्रों का समुचित विकास करना,
छात्रों की मानसिक और सृजनात्मक शक्ति का विकास करना, छात्रों के नैतिक मूल्य का विकास करके उन्हें कुशल नागरिक बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीजू भाई की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। अब जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वो है काली गुरैया, तड़ तड़ तड़ाक, बिजली के गले में घंटियाँ, भूत का भाई, मूर्ख ब्राह्मण, मेंढक की शादी, चलते फिरते, शिक्षा गूंजे है और दीवा स्वप्न, ऊँट के पैर सड़े और प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा। इसमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इनकी रचना है तो एक तो है प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा, ठीक है, और एक दिवा स्वप्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत बार ये ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछ ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक शिक्षा में प्रयोजनवाद की भूमिका बताइए। अब देखिए जो प्रयोजनवाद है वो ये मानता है एक तो छात्रों की कक्षागत परिस्थितियों में सक्रिय भागीदारी पर उन्होंने बल दिया है। दूसरी चीज़ क्रियाविधि करके सीखने पर उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर डाला है और व्यावसायिक शिक्षा और विज्ञान शिक्षा को उन्होंने प्रोत्साहित किया है। योजना विधि का शिक्षा में अनुप्रयोग करना, लोकतांत्रिक मूल्यों को शिक्षा में स्थान प्रदान करना, जो भी हमारे लोकतंत्र के मूल्य हैं उन सभी को शिक्षा में प्रॉपर तरीके से स्थान दिया जाए। समाज उपयोगी शिक्षा की अवधारणा का विकास करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 98 विवेकानंद के अनुसार लक्ष्य पर पहुंचने के 4 मार्ग बताइए। अब देखिए जो स्वामी विवेकानंद हैं वो अपने निर्धारित लक्ष्य तक बच्चों को पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है। तो मानव सभी कार्य अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए ही करता, बिल्कुल सही बात है। जो भी हमारा लक्ष्य है, जो हमारा गोल है, उसी के लिए हम पढ़ते लिखते हैं, है ना। हर किसी व्यक्ति का एक न एक उद्देश्य ज़रूर होता है। तो हम लोग एक ही लक्ष्य पर विभिन्न रास्तों से पहुंच सकते हैं, लेकिन वहां पर पहुंचने के रास्ते अलग अलग होते हैं। हर कोई अलग अलग स्ट्रैटेजी अपना के अपने गोल को अचीव करता है, राइट। ये रास्ते 4 वर्गों में हैं, जैसे कि कर्म का मार्ग, प्रेम का मार्ग, ज्ञान का मार्ग और धर्म का मार्ग। कर्म, प्रेम, ज्ञान और धर्म, ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। विवेकानंद के अनुसार सच्ची शिक्षा का अर्थ बताइए। अब देखिए जो स्वामी विवेकानंद थे वो प्रकांड विद्वान थे। वे देश की शिक्षा व्यवस्था से संतुष्ट नहीं थे, तो वो शिक्षा द्वारा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना चाहते थे। उनके अनुसार शिक्षा व्यक्ति में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। उनके मत से शिक्षा केवल ज्ञान को दिमाग में ठूस ठूस कर भरना मात्र नहीं था, बल्कि सच्ची शिक्षा तो मानव निर्माण की शिक्षा उन्होंने मानी। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा समाज का दर्पण है, ये स्पष्ट करना है, ठीक है। तो किसी भी समाज की प्रगति और वास्तविक स्थिति का पता वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को देखकर लगाया जा सकता है। व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक शिक्षा की आवश्यकता रहती है। मानव का अस्तित्व शिक्षा के बिना वैसा है जैसा कि पतवार के बिना नाव का होता है। शिक्षा व्यक्ति के प्रत्येक पहलू को विकसित करके उसके चारित्रिक विकास करती है, अर्थात मानवता का पाठ पढ़ाती है। शिक्षा का क्षेत्र इतना विस्तृत है कि इससे बालक सामाजिक कार्यों में भी अपना योगदान देता है और व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। अतः शिक्षा से ही समाज की व्यवस्था का परिचय मिलता है, इसलिए शिक्षा जो है वो समाज का क्या है, दर्पण है। क्लियर है भाई सभी को? आशा करती हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत क्या करिए आप लोग। कितनी बार आपसे मैं बोलती हूँ, जितना आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा, उससे डबल मैं आपके लिए मेहनत करती हूँ। तो आपका भी एक दायित्व है कि आप लोग भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि आपको पता भी है वैसे कोई भी बच्चा इतना अनभिज्ञ नहीं है कि किसी को ना पता हो। एक दिन में 3 से 4 वीडियो रिकॉर्ड करना, उसको चेक भी करना होता है कहीं किसी कंटेंट में कोई मिस्टेक तो नहीं है, एडिट करना, फिर उसमें वीडियो रिकॉर्ड करना, अपनी वॉइस रिकॉर्ड करना, उसके बाद कभी कभी जो है चीज़ें गलत भी हो जाती हैं, फिर डिलीट भी करना पड़ता है, उसके बाद फिर से वही चीज़ें करना बहुत मुश्किल होता है। और मुझे नहीं लगता यूट्यूब पे कोई भी यूट्यूबर राजन सीरीज़ की लघु उत्तरीय प्रश्न आपको करा रहा है। ऑलमोस्ट क्या करते हैं, आपके 2 सेगमेंट 3 सेगमेंट होते हैं पेपर के। एक तो होता है अति लघु, दूसरा होता है आपका लघु, हाँ सबसे पहला होता है आपका MCQ, ठीक है, जो आपके क्या बोलते हैं उसे, बहुविकल्प है, ठीक है। हाँ फिर आ जाता है आपका तेलुगु देन लघु। तो क्या करते हैं मोस्ट ऑफ यूट्यूबर्स कि आपके MCQ करा देते हैं और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करा के बस ख़त्म। लेकिन मैं आपको पूरा राजन सीरीज़ करा रही हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने सेमेस्टर 1 में भी कराया है सभी बच्चों को,
और इसी तरीके से हम सेमेस्टर 2 में भी पूरी सीरीज़ कराएंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 101, बौद्धकालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र बताइए। तो बौद्धकालीन शिक्षा के जो प्रमुख केंद्र हैं वो है नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला, तक्षशिला, औदंतपुरी, काशी, मिथिला, जगदला। ठीक है, तो ये सभी जो है बौद्ध शिक्षा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है वुड डिस्पैच की प्रमुख विशेषताएं बताइए। अब जो वुड का घोषणा पत्र है, उन्होंने क्या कहा था कि जो उच्च शिक्षा है उसका माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए, लेकिन देशी भाषाओं को भी प्रोत्साहित किया जाए। देशी भाषाएं जो हैं प्राथमिक पाठशाला स्थापित की जाए, उनके ऊपर जिला स्तर पर एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल और संबंधित कॉलेज खोला जाए। अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि टीचर की ट्रेनिंग के लिए अलग से कॉलेज हों, जैसे कि डाइट होता है, आपको पता भी है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। प्रारंभिक शिक्षा की प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं। अब देखिए, जो प्रारंभिक शिक्षा है उसमें सबसे बड़ी चुनौती ये आ सकती है कि बच्चों को अपनी संस्कृति की समझ ना बढ़ना, निजी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों की फ़ीस बढ़ना और छात्रों द्वारा शिक्षकों का सम्मान न करना, धन से शिक्षा खरीदना और छात्र और शिक्षक के लिए दोनों के लिए क्या है, कष्टदायी। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, बुनियादी शिक्षा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब देखिए, जो बुनियादी शिक्षा है इसको नई शिक्षा की नई तालीम भी बोला जाता है। ठीक है, और बेसिक एजुकेशन भी इसको बोलते हैं, बेसिक शिक्षा भी, जो कि महात्मा गांधी जी ने दिया है। तो इसका तात्पर्य ऐसी शिक्षा से है जिससे बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो, जिसमें बालक शारीरिक और मानसिक रूप से अपना समग्र विकास कर सके। क्लियर भाई यहाँ तक सभी को? अगर आपको समझ में आ रहा है तो फिर आप लोग कंजूसी क्यों कर रहे हैं, बार बार मुझे कहना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 105, बौद्धकालीन शिक्षा का पाठ्यक्रम बताइए। अब देखिए, जो बौद्धकालीन शिक्षा है उसका पाठ्यक्रम सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों तरीके से था। बौद्धकालीन धार्मिक पाठ्यक्रम में क्या क्या जोड़ते हैं, बौद्ध साहित्य को। ठीक है, और लौकिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत आ जाता है लेखन, गणित, पशुपालन, चिकित्सा, माल विद्या, शिल्प कला आदि विषय पढ़ाए जाते हैं। तो धार्मिक और लौकिक सांसारिक दोनों ही प्रकार के पाठ्यक्रम का अध्ययन यहाँ पे कराया जाता है। इससे व्यक्ति इहलोक और परलोक दोनों में संतुलन बनाए रख सके। इस वजह से जो है दो तरह के करिकुलम इसमें डिज़ाइन किए गए हैं। बौद्धकालीन शिक्षा मूल रूप से धार्मिक थी, लेकिन कुछ सामान्य व्यवसाय थे, जैसे कि कताई, बुनाई, सिलाई, शिल्प, निर्माण कला की भी इसमें शिक्षा दी जाती थी। बाद में क्या हुआ, लौकिक शिक्षा को भी पाठ्यक्रम में जोड़ दिया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बौद्धकालीन शिक्षा में स्त्री शिक्षा की स्थिति बताइए। अब देखिए, बौद्ध काल में स्त्रियों को धीरे धीरे शिक्षा के अधिकार मिलने लगे थे और इस काल में महिला शिक्षा को भी प्रोत्साहन मिला। संघ में प्रशिक्षक के रूप में प्रवेश लेने वाली जो महिला थी, बुद्ध की विषम प्रजाति कौन थी, गौतमी। मठ और विहार में महिलाओं के भिक्षुओं के रूप में रहना पड़ता था और उन्हें भिक्षुओं के समान शिक्षा दी जाती थी। उस समय स्त्रियों की स्थिति में सुधार आने लगा। अब देखिए, यहाँ पे भिक्षु का मतलब कोई भिक्षा मांगने वाला नहीं है, बल्कि भिक्षु उसे बोलते हैं जो विद्यार्थी होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर, प्रयोजनवाद के किन्हीं 3 गुण और उनके दोष बताइए। अब देखिए, प्रयोजनवाद के जो गुण हैं, सबसे पहले गुणों की बात करते हैं। प्रयोजनवाद एक भौतिक दृष्टिकोण प्रदान करता है और प्रयोजनवाद बालकों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करता है। दूसरी चीज़, प्रयोजनवाद विचार की अपेक्षा क्रिया को ज़्यादा महत्व देता है। थर्ड है, शिक्षा दर्शन के रूप में प्रयोजनवाद एक प्रगतिशील दर्शन है। यह दर्शन शिक्षा को सामाजिक, गतिशील और विकास की प्रक्रिया मानता है। इस विचार ने प्रगतिशील शिक्षा को जन्म दिया है। अब प्रयोजनवाद के दोष क्या हैं? ये आध्यात्मिक गुणों को बिल्कुल महत्व नहीं देता है, यह केवल इसी लोक पर बल देता है। प्रयोजनवाद हमें भौतिक दृष्टिकोण प्रदान करता है, ना कि आध्यात्मिक। और ये सत्य को हमेशा क्या मानता है, परिवर्तनशील मानता है कि जो चीज़ें आज सच हैं वो हो सकता है कल को झूठ हो जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा, शिक्षक और विद्यालय की भूमिका पर अपने विचार लिखिए। अब देखिए, सामाजिक संदर्भ में अगर शिक्षा, शिक्षक और विद्यालय के बारे में बात करें तो इसमें देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारा, काफ़ी सारे पॉइंट इसमें दिए गए हैं।
ठीक है। लेकिन जैसा कि आपको मैं पहले भी बताती आई हूँ कई बार कि मैक्सिमम आपका 2 मार्क्स का आंसर आपको लिखना होता है, तो इतना लेंदी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार, तो आपको मुश्किल से 6-7 लाइन लिखेंगे इनफ है। ठीक है, ज़्यादा लिखेंगे आप 2-3 पेज भरे जा रहे हैं, मिलने आपको 2 ही नंबर हैं, सफिशेंट लिखिए। इतना टाइम भी वहाँ पर नहीं होता कि आप इतना ज़्यादा लिख सकें। तो देखिए, शाश्वत मूल्यों का संरक्षण। प्रत्येक समाज जो है उसके कुछ स्थायी मूल्य होते हैं, समाज को स्थायित्व प्रदान करते हैं, उन्हें ही शाश्वत मूल्य कहा जाता है। अब यहाँ पर भारतीय समाज के कुछ शाश्वत मूल्य हैं, जैसे कि सहिष्णुता, सत्यम, शिवम और सुंदरम भी होता है। ठीक है, कल्याण और अहिंसा, तो ये सारे जो हैं शाश्वत मूल्य हैं। फिर है नवीन परिवर्तन लाने में सहायक होता है समाज भी, विद्यालय भी और शिक्षक भी, तीनों ही। ठीक है, इसकी डिटेल आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपको मेन पॉइंट समझा देती हूँ कि कहने का मतलब क्या है इनका। सांस्कृतिक हस्तांतरण, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, उसको ट्रांसफ़र करने में, उसको अगली पीढ़ी तक पहुँचाने में भी शिक्षक, विद्यालय की पूरी तरीके से भूमिका होती है। फिर है सामाजिक गत्यात्मकता। इसका मतलब ये है कि गतिशीलता के कारण हमेशा बदलाव होते रहते हैं, तो शिक्षा जो है इस सामाजिक गतिशीलता को भी बनाए रखती है। सामाजिक सुधार करने में भी जो है शिक्षा का बहुत बड़ा रोल है। और फिर है ज्ञान के क्षेत्र में विकास करना। ज्ञान के क्षेत्र में भी नए नए विकास करने में शिक्षक का, विद्यालय का और समाज का, तीनों का ही महत्व है। फिर है सामाजिक परिवर्तन का नेतृत्व करना। अगर समाज में नए परिवर्तन लाने हैं तो उसके कुशल नेतृत्व की भी आवश्यकता होगी। तो शिक्षा समाज में ऐसे कुशल व्यक्तियों का निर्माण करती है जो सामाजिक आंदोलनों और परिवर्तनों का नेतृत्व कर सकें। फिर है हमारा परिवर्तनों की समीक्षा। देखिए, समस्त सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन वांछनीय और सकारात्मक नहीं होते हैं। वांछनीय मतलब जिस चीज़ को हम चाहते हैं ऐसा परिवर्तन नहीं होता कि जो हम अपने दिमाग से सोच रहे हैं कि उसी तरह का परिवर्तन हो। शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका ऐसे परिवर्तनों की सदैव समीक्षा करने की है। शिक्षा के द्वारा ही वांछनीय परिवर्तनों को स्वीकार करने का वातावरण बनता है, और जबकि अवांछनीय परिवर्तन के लिए स्वीकारोक्ति नहीं प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य बताइए। अब देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है फ्रॉबेल के अनुसार। तो सबसे पहले उन्होंने माना है कि जो शिक्षा का पहला उद्देश्य है वो है शरीर और आत्मा को बंधन से मुक्त करना। इसके लिए उन्होंने शिक्षा का समुचित वातावरण निर्मित करने को कहा है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि शिक्षा का जो दूसरा उद्देश्य है वो ये है कि व्यक्ति को ऐसा बनाया जाए कि वह ईश्वर में स्थित सबकी एकता पहचान ले। इसलिए वो कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य तभी सफल हो सकता है जब बालक वस्तु में निहित आंतरिक अविच्छिन्नता को समझ लेगा। नेक्स्ट है शिक्षा का तीसरा उद्देश्य। तो जो तीसरा उद्देश्य उन्होंने कहा है वो दैवीय नियम के अनुसार बालक का सर्वांगीण विकास करना उन्होंने बताया है। तो फ्रॉबेल का विचार था कि एक दैवीय शक्ति व्यक्ति के कार्यों को नियमित बनाने का प्रयास करती है। यदि बालक इस दैवीय शक्ति के अनुकूल कार्य करता है तो उसकी प्रगति होती है। यदि वो उस दैवीय शक्ति के प्रतिकूल यानी कि उसके विपरीत कार्य करता है तो उसकी अवनति यानी उसकी हानि होती है। फ्रॉबेल के अनुसार प्रत्येक शक्ति का विकास अपनी क्रियाशीलता के अनुसार अंदर से बाहर की ओर होता है। अतः शिक्षा का उद्देश्य इस विकास को और आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 110, जलवायु परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। अब देखिए, जलवायु परिवर्तन जो है वो औसत मौसमी दशाओं के पैटर्न में ऐतिहासिक रूप से बदलाव आने को कहते हैं। जो भी हमारे मौसम में जो चेंज आते हैं उसे क्या कहते हैं, जलवायु परिवर्तन। इन बदलावों का अध्ययन पृथ्वी के इतिहास को दीर्घ अवधियों में बांटकर किया जाता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जो बदलाव हुए उसे एकदम से आप सारे बदलाव को, पूरे पृथ्वी के बदलाव को आप एकदम से अध्ययन कर लेंगे, ऐसा इम्पॉसिबल है। तो जलवायु की दिशा में यह बदलाव प्राकृतिक भी हो सकता है और मानव क्रियाकलापों से भी हो सकता है। जैसे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट और वैश्विक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग है, वो मनुष्य की क्रियाओं का ही परिणाम माना जाता है।
जो औद्योगिक क्रांति के बाद मनुष्य द्वारा उद्योगों से निसृत कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों के वायुमंडल में अधिक मात्रा में बढ़ जाने का परिणाम है। फिर जलवायु परिवर्तन के खतरों के बारे में वैज्ञानिक लगातार आगाह करते भी आ रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे परिवर्तन मानवीय क्रियाकलापों से होते हैं, बहुत सारे होते हैं जो अपने आप होते हैं, नेचुरल होते हैं। ठीक है, कि जैसे बाढ़, भूकंप वगैरह हैं। आगे बढ़ जाते हैं। तो इस क्लास में हम यहीं तक रखते हैं। 20 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, तो 110 तक हमारे हो गए कंप्लीट। 111 से हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे और आशा करती हूँ आप सभी से कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कोई भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी चीज़ के बारे में आपको कुछ पूछना है, तो आप किसी भी वक्त मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके हर कमेंट का जवाब यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को हैव अ गुड डे। बाय बाय। थैंक यू सो मच।